नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक श्री शैलबीर जी अग्रवाल। सर, आपका फिर एक बार विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे हाल ही में सर सांसद भवन का जो विमोचन हुआ है, इस पे विपक्ष ने बहिष्कार किया हुआ सर। विपक्ष ने वहाँ पे आने में इच्छा नहीं दर्शाई और उनको असंवैधानिक भी कहा गया है। सर, क्या बोलेंगे, कितना सही है कितना गलत है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी को बदनाम करने के लिए, डिमोशन करने के लिए कुछ न कुछ बोलते हैं। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है और ये संसद का उद्घाटन था। संसद में दो सदन होते हैं, राज्यसभा विधानसभा, राज्यसभा लोकसभा। लोकसभा में पक्ष नेता होता है, राज्यसभा में पक्ष का नेता होता है, राज्यसभा में पक्ष का नेता होता है और विपक्ष का नेता होता है। लेकिन प्रधानमंत्री सदन के नेता होते हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों के नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो संसद यानी संसद का उद्घाटन, नई संसद का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री करेंगे क्योंकि वो सदन के नेता है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, वो संसद के नेता हैं, तो वही करेंगे। इनको इतनी तो कॉमन सेंस होना चाहिए विपक्ष को कि कोई भी मुद्दा उठाते हैं, न्याय संगत नहीं है ये। मैं विपक्ष के इस मुद्दे का निषेध करता हूँ। सर, अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ दिया तो जो सेंगल है वो नेहरू जी के पास गया और नेहरू जी ने इलाहाबाद के म्यूजियम में रख दिया गया है। और सेंगल जो रखा सर, सेंगल के पीछे जो राजनीति भी चल रही है, सर क्या बोलेंगे इस बारे में? अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए, शासन उन्होंने नेहरू जी को दिया, प्रधानमंत्री जी को। तो सेंगल जो जिसको राजदंड बोलते हैं, राजदंड का मतलब होता है कि हमने सत्ता का हस्तांतरण कर दिया, तुमको सत्ता हमने दे दिया। तो वो राजदंड जो है संसद में रहना चाहिए, तो उन्होंने मजाक किया है राजदंड का और म्यूजियम में रख दिया। यानी इतना तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था कि राजदंड है, ये राजदंड तो संसद में रहेगा ना। तो ये जो है बहुत गलत चल रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितनी पूजा पाठ की है उसको पूरा दंडवत किए हैं, 7 प्रणाम किए हैं और उसको लोकसभा के पटल में रखा है। मैं मोदी जी को नमन करता हूँ उनके इस कृत्य के लिए। ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। सर, चुनाव पूर्व जो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो काला धन हम विदेश से लाएंगे, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो काला धन विदेश से लाएंगे और वो उसमें से कुछ हिस्सा लोगों में बांटा जाएगा। सर, तो आप क्या बोलेंगे, जो कहा था वो पूरा नहीं हुआ, क्या बोलेंगे इस बारे में? सत्ता प्राप्ति के लिए सभी पार्टियों के राजनेता तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन उन पे विश्वास करना बड़ा भूल है। अब वो काला धन लाएंगे बोले तो काला धन कैसे लाएंगे? क्योंकि काला धन सभी पार्टियों के नेताओं का रहता है। सिर्फ विपक्ष के नेता ही भ्रष्ट नहीं है, सत्ता पक्ष के नेता भी भ्रष्ट है। हर पार्टी में भ्रष्ट रहते हैं, तो काला धन नहीं आ सकता। काला धन की अगर इंक्वायरी करेंगे, सब लोगों का काला धन करेंगे, देखेंगे, करेंगे, लाएंगे, पूछेंगे, तो उसमें सत्ता पक्ष के नेता भी आएंगे और जैसे सत्ता पक्ष के नेताओं का नाम आएगा सरकार गिर जाएगी। उस डर से काला धन की चर्चा उन्होंने बंद कर दिया है। 9 साल हो गए, 9 साल में 9 बार भी काले धन की चर्चा नहीं किया है, क्योंकि सबको उनको डर है। कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई भी जो हो रही है विपक्ष में ज़्यादा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो आपको लगता नहीं कि वो भ्रष्ट नहीं है क्या? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अपने घर में कौन कार्रवाई करेगा भैया? जिसकी सत्ता है, सत्ता के सामने सांपत नहीं चलता। जिसकी सत्ता है, अब सत्ता के घर में कौन घुसेगा छापा मारने? कोई नहीं घुसेगा। आज ये सत्ता में है, विपक्ष पे कार्रवाई हो रही है। जब विपक्ष कभी धोखे से सत्ता में आ गया तो इन पे कार्रवाई होंगी। ऐसा क्रम चलते ही रहता है। सत्ता का सदुपयोग बोलो या दुरुपयोग बोलो, सभी पार्टियां करते आई है, करते रहेंगी। सर, ऐसा देखने को मिला है कि मोदी जी के अपोज में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और इतना ही नहीं कि किसी भी हालत में मोदी जी को हराने के इसमें जैसे हर पार्टी एक संगठित हो रही है। इतना ही नहीं, केजरीवाल जी भी अभी उद्धव ठाकरे जी से मिले थे। तो क्या बोलेंगे 2024 कितना कठिन हो सकता है? सर, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की विजय के बाद में इनके हौसले बुलंद हुए हैं विपक्ष के, लेकिन राज्यों के जो चुनाव होते हैं
और राज्यों के नेताओं के चाल और चरित्र पर निर्भर करते हैं। लेकिन लोकसभा का जो चुनाव होगा वो मोदी जी के चरित्र पे, उनकी नीतियों पे लड़ा जाएगा। और आज हमारे प्रधानमंत्री पूरे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में आ गए हैं। पूरी दुनिया उनको मानती है। मैंने भी देखा था तुम्हारे जापान में, अमेरिका के प्रधानमंत्री ने उनको बोला कि आपको हमारे अमेरिका में इतने लोकप्रिय आप हो गए, मेरे को आपसे ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। यानी पूरी दुनिया, जो अमेरिका, हमारे प्रधानमंत्री जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको वीज़ा तक नहीं दिया अमेरिका ने। उस व्यक्ति को बोलते हैं कि हमें तुमसे ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा, तुम अमेरिका में इतने लोकप्रिय हो गए हो। यानी पूरी दुनिया के सत्ता अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री को सर्वोपरि नेता मानते हैं संसार के। तो ये लोकसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उनके नाम पे लड़ा जाएगा। अब जैसे दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी की आती है, लेकिन विधानसभा में बीजेपी को 3 सीटें मिलती है, कभी 7 सीटें मिलती है, उससे कुछ नहीं होता। राज्यों के चुनाव अलग है और लोकसभा के चुनाव अलग मैटर है। लोकसभा में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में आएगी, निश्चित आएगी। जनता का ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? नहीं, राष्ट्र का विकास है ना। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा तो कुछ सांप्रदायिक लोगों ने बनाया है ना अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री के बाद में सबका साथ सबका विकास है। ये तुम्हारे महामारी आई थी कोरोना की 2.5 साल तक के, अमेरिका की जनसंख्या है 23.5 करोड़, वहाँ पे लोग मर गए 2.5 लाख, और भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है, यहाँ पे 2 लाख भी नहीं मरे। ये और पूरी दुनिया ने हमको गैस सप्लाई किया, पूरी दुनिया ने हमको गैस सप्लाई किया। तो ये मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते, कोई और दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता, तो आधा भारत बीमारी से ग्रस्त हो जाता, कोरोना ग्रस्त हो जाता था। मोदी जी थे तो हमारे देश को बचा लिया, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचा लिया। आज अमेरिका वीटो पावर देश है, उसकी अर्थव्यवस्था गिर गई है, बैंकों के दिवाले निकल रहे हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारी योजना जो केंद्र सरकार ने लाई वो फेल होगी ऐसे कहा जाता है, जैसे उज्ज्वला गैस योजना होगी, नोटबंदी होगी। इसमें कहा जाता है कि मोदी जी ने जो किया उसको देश हित में कुछ नहीं था, क्या बोलेंगे? भारत सरकार को चाहिए कि ये भारत सरकार बोलती है हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता सब ठीक कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। सरकार को अपने जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके माध्यम से सब योजना लागू करना चाहिए। तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर पूरे कार्यालय खुलना चाहिए, जानकारी कार्यालय, कि ये इससे ये लाभ होगा, इससे ये लाभ होगा। जनता को मालूम नहीं है, फ़ायदा नेता लोग उठा लेते हैं। कोई भी योजना आती है ना, उसका फ़ायदा नेता लोग उठा लेते हैं। जनता को 10% भी जनता को योजनाओं का लाभ नहीं होता। तो सरकार को चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे, एनडीए के कार्यकर्ताओं के भरोसे नहीं रहे, और यहाँ पे कर्मचारियों और अधिकारियों को काम सौंपे, हर स्तर पर कार्यालय खुले, जनता को जानकारी देवे, जनता को उसका लाभ मिले। लेकिन जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। फायदा, सरकार बहुत रुपया खर्च कर रही है कि जनता को फ़ायदा मिले, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। सब अपने अपना घर भर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं लोग, लेकिन जनता को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। सर, ऐसे देखने को मिला है लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर कम है और सीटें ज़्यादा है सर, क्या बोलेंगे सर इस बारे में? हमारे प्रधानमंत्री दूरदर्शी आदमी है। आज लोकसभा में 542 सीटें हैं, तो कल भविष्य में सीटें बढ़ेंगी। जैसे आज जनसंख्या हमारी मान लो 135 करोड़ है, तो 5 साल बाद, 10 साल बाद तो वो 150 करोड़ होने वाली है, 20 साल बाद में 200 करोड़ होने वाली है। तो प्रधानमंत्री दूरदर्शी आदमी है। अभी जैसे गोंदिया भंडारा लोकसभा 20 लाख 22 लाख का क्षेत्र है, नागपुर कामठी लोकसभा 25 लाख का क्षेत्र है। तो मेरे को ऐसा महसूस होता है प्रधानमंत्री जी ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख 12 लाख जनसंख्या, इसके ऊपर में एक बनाएंगे लोकसभा का सदस्य, और राज्यसभा के सदस्य की संख्या भी बढ़ाएंगे। इसलिए पहले से वो सीटें बढ़ा रहे हैं, ताकि 800 भी आ जाए, 850 भी लोकसभा के मेंबर आ जाए, तो वो बैठ सके, बैठने का स्थान मिले। नहीं तो ऐसा होगा जैसा रेलवे में सीटें कम है तो साले दरी बिछा के सो जाओ, क्या खड़े रहो, ऐसे बैठ जाओ। ऐसा प्रधानमंत्री दूरदर्शी आदमी है। भविष्य में लोकसभा राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी, मुझे ऐसा लगता है। पालक मंत्री पद भी जैसे 2 राज्यों को दिया जाता है, दो राज्यों की जो जिम्मेदारी एक ही इस मंत्री को दी जाती है, सर कितना सही है आपको लगता है? ये तो विधानसभा का मामला है ना, ये केंद्र सरकार का मामला नहीं है। अब वो पालक मंत्री हमारे चंद्रपुर के हैं, वो चंद्रपुर देखते हैं, गोंदिया तो आते ही नहीं है, कभी कभी शहर दिखाने आ जाते हैं। इसके पहले भी पालक मंत्री मिले हमको, बाहर के मिले, कभी कभी आते थे, 1 मई को आते थे और कभी कभी आते थे। तो केंद्र सरकार का काम है, एक पालक मंत्री जैसे नितिन गडकरी है, नागपुर के हैं, उनको पूरे विदर्भ का
यानी विदर्भ में जैसे मान लो 10 लोकसभा क्षेत्र है और करीब 2 या 3 मंत्री विदर्भ के हैं, तो उनको भी 3-3, 4-4 जिले दिया जाए, वो भी महापालक मंत्री, जब ये पालक मंत्री राज्यों का होता है, एक महापालक मंत्री का पद बनावे, उसमें केंद्रीय जो मंत्री है उनको भी 3-3, 4-4 जिले दिया जावे ताकि राष्ट्र का विकास हो सके। मेरी ऐसी सोच है। पालक मंत्री और वन मंत्री रहे मुनगंटीवार, इनके द्वारा 2 बाघिनों को छोड़ा गया हाल ही में, लेकिन यहाँ जो गाय मर रही है, इससे गाय को जो रोग हो रहा है लंपी रोग, उससे अपनी जो गाय है गौ माता वो मर रही है, क्या बोलेंगे इस बार? गौ माता का गायों का जीवन बचाना चाहिए, क्योंकि गाय तो हमको जीवन देती है, गाय दूध देती है, उससे बच्चे पलते बढ़ते हैं, बुजुर्ग पलते बढ़ते हैं। सबसे पहला तो गाय को बचाना चाहिए। शेरनी को छोड़ने से क्या फ़ायदा होने वाला है? गायों की रक्षा करो, गोधन को बढ़ाओ ताकि देश में दूध की गंगा बहे और देश सुदृढ़ हो जाए आर्थिक रूप से भी, मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर हमें सूचित करें। अगर आपको हमारे एपिसोड सही में अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले एपिसोड आपके मोबाइल पे तुरंत आए। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट।